ये चैप्टर पढ़ लिया तो सोशियोलॉजी के पेपर में 10 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। हाय, वेलकम टू ह्यूमैनोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे बुक 1 इंडियन सोसाइटी का 5th चैप्टर विच इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सो लेट्स सी। Let's look at the introduction. Inequality is visible in daily life. हम inequality को हमारी daily life में रोज देखते हैं. We see beggars, child laborers, domestic workers, construction workers and cleaning workers every day. हम रोज देखते हैं beggars को, हमसे छोटे बच्चों को construction sites पे काम करता देखते हैं. हम देखते हैं कैसे दीदी भैया हमारी streets को साफ रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं पर उन्हें वो respect नहीं मिलता है. तो हम ये इनइक्वालिटी रोज देख रहे हैं. हम हमारे स्कूल्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं. हम महिलाओं के खिलाफ या विमेन के अगेंस्ट हिंसा या वायलेंस को देखते हैं. वी सी प्रेजुडिस अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. हम देखते हैं कि कैसे जो लोग माइनॉरिटीज हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं उन्हें हम अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं. अब क्योंकि हम ये सारी चीजें रोज देखते हैं हमें ऐसा लगने लगता है कि ये नेचुरल या फिर नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं होता. सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को लगता है that inequality is deserved. Some people believe that the poor or oppressed are responsible for their situation. They think these people did not work hard enough. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पुअर और ऑप्रेस लोग जो है वो अपनी सिचुएशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है. उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान गरीब इसलिए है या फिर इसे दबाया इसलिए जाता है क्योंकि इसने इनफ हार्डवर्क या मेहनत नहीं करी अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए. बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज वही जो हमने पहले बात करी कि हार्डवर्क मैटर्स बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर. हाँ, एफर्ट, एबिलिटी और लक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बट दिस इज ट्रू ओनली इफ एवरीथिंग एल्स इज इक्वल. अगर मान लिया कि सबको एक जैसे घर मिले, एक जैसे स्कूल्स में उन्हें पढ़ाया जाए, उनके एक जैसे टीचर्स हों, उन्हें एक जैसे रिसोर्सेज दे, मतलब सबको सेम टाइप की कॉपी दे, सबको सेम टाइप का पेन दे, तो माना जा सकता है कि हार्डवर्क मैटर करता है. बट रियलिटी में हर चीज इक्वल नहीं होती है. नॉन इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे कि कास्ट, जेंडर, क्लास, कम्युनिटी एटसेट्रा क्रिएट इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. अब ये ऐसी चीजें होती है कि इंसान खुद नहीं चुनता, कोई भी डिसाइड नहीं करता उसका जेंडर क्या होगा, वो कौन सी कम्युनिटी में पैदा होगा, उसकी क्लास या कास्ट क्या होगी, और ये सारी चीजें इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन क्रिएट करते हैं. कैसे? सेम जॉब के लिए कई बार विमेन को प्रेफर नहीं किया जाता बट मेन को जॉब दे दी जाती है. ये क्या है? दिस इज एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी. Let's understand the social concept of social inequality and exclusion. So first point is that social inequality is about groups, not just individuals. इसका मतलब ये है कि सोशल इनइक्वालिटी एंटायर ग्रुप को अफेक्ट करता है, भले वो कास्ट ग्रुप हो गया, जेंडर ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटीज हो गई. Secondly, it is not only about one person being rich or poor, but patterns across the groups. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक दलित लड़का आईआईटी तक पहुंच जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो सबको बराबर मौके मिल रहे हैं. ये चीज मैंने कई बार लिंक्डइन पे देखी है. ये बात सही तब होती जब सारे ग्रुप के लोगों को वही एक्सपोजर, कोचिंग, स्कूलिंग और सोशल सपोर्ट मिलता. एक दो लोगों के सक्सेसफुल हो जाने से इक्वालिटी जो है, ऐसा नहीं बोल सकते एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी तब दिखाई देती है कि जब हम देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग टॉप कॉलेजेस में जाते हैं, हाई पेइंग जॉब्स में होते हैं या लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, वो लोग सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंटेड है या फिर अपर क्लास है या अपर कास्ट है, जिस वजह से उन्हें ऑलरेडी एक्सपोजर मिला, उनके मम्मी पापा एजुकेटेड थे, वो अच्छे घरों से आते थे. तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इट इज अबाउट ग्रुप्स. एक एक्सेप्शन को लेकर आप नहीं बोल सकते कि सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. सेकेंडली, इट इज सोशल एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक. अब सोशल इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कास्ट है वो एजुकेशन को अफेक्ट करती है क्योंकि ऑब्वियसली
they don't have enough money to support education. Then it affects jobs क्योंकि आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है, which then again affects income, और ये साइकिल चलता जाता है. आपकी इनकम अफेक्ट हुई, आपका एजुकेशन अफेक्ट होता है और आपकी जॉब के चांसेस अफेक्ट होते हैं. इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी पूरी के पूरे ग्रुप्स जो है उन पे लागू होती है. Third, it is systematic and structured. Inequality follows a clear pattern. Inequality जो है वो systematic और structured है और एक clear pattern को follow करती है, वो random नहीं है. कैसे? Certain group जो है उन्हें constantly exclusion face कर या फिर भेदभाव face करना पड़ता है, जैसे दलित्स, आदिवासीज, women's और minorities. इससे क्या समझ आ रहा है? ये एक pattern follow कर रहा है और random नहीं है. So this was it. Let's look at the quick revision. हम हमारी रोज की लाइफ में इनइक्वालिटी देखते हैं तो हमें वो नॉर्मल लगती है. People think it is deserved but it isn't. लोगों को लगता है कि ये डिजर्व करते हैं इनइक्वालिटी, पर ऐसा नहीं होता है. हार्ड वर्क मैटर करता है लेकिन अनइक्वल कंडीशंस जो है वो ज्यादा मैटर करती है. और इनइक्वालिटी जो होती है वो ग्रुप्स के ऊपर होती है, नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल्स. वो सोशल होती है डिस्पाइट बीइंग लिंक्ड टू इकोनॉमिक. वो हमें लगता है कि इट्स जस्ट अबाउट मनी, बट नहीं, इट इज सोशल. और फर्दर ये एक पैटर्न के बेसिस पे चलती है, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड है. ये तो पैटर्न था सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का. अब हम समझते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी होता क्या है. So everyone in society has valued resources. मतलब हर सोसाइटी में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें वैल्यूड माना जाता है, जैसे कि मनी एंड प्रॉपर्टी, education, health, power. These resources exist in three forms of capital. अब ये जो resources हैं ये three forms of capital में exist करते हैं. Okay, so let's look at first form of capital, which is economic capital. इसमें आता है पैसा, income, property और material assets. मतलब जो भी चीजें हम पैसों के थ्रू खरीद सकते हैं वो economic capital के अंदर आती है. नेक्स्ट वी हैव कल्चरल कैपिटल. इसके अंदर आती है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, नॉलेज और सोशल स्टेटस. मतलब हम कौन से स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ हमें क्या क्या पढ़ाया गया है, हमारे पास डिग्री क्या है और हमारा सोसाइटी में स्टेटस क्या है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल. थर्ड वी हैव सोशल कैपिटल. इसमें हमारे नेटवर्क्स और कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, हम किस किस लोगों को जानते हैं, किनसे हमारी बातचीत है, सोशल एसोसिएशंस आ जाते हैं और हमारा इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस क्या है सोसाइटी में. अब ये जो इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल कैपिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं और एक कैपिटल को दूसरे कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ रिच फैमिली जो कि क्या हुआ, इकोनॉमिक कैपिटल हुआ, कैन पे फॉर गुड एजुकेशन और चाइल्ड को क्या मिला, कल्चरल कैपिटल मिला. तो यहाँ क्या हुआ, इकोनॉमिक कैपिटल से उन्होंने कल्चरल कैपिटल को खरीद लिया, तो इकोनॉमिक कैपिटल कल्चरल कैपिटल में कन्वर्ट हो गया. एग्जाम्पल 2, अ पर्सन विथ इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स. यहाँ पर उसके इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स है, मतलब ये क्या हुआ, सोशल कैपिटल हुआ. उसे रेकमेंड कर देगा वो इंसान और उससे उसे एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, विच इज व्हाट, एन इकोनॉमिक कैपिटल. तो यहाँ क्या हुआ, हमारी जो कॉन्टैक्ट्स या सोशल कैपिटल है वो इकोनॉमिक कैपिटल में कन्वर्ट हो गया. इस तरीके से ये तीनों फॉर्म ऑफ कैपिटल हमेशा ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. अब ये तो हो गई कैपिटल की बात. सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, अनइक्वल एक्सेस टू दीज रिसोर्सेस. ये जो इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल कैपिटल है, जब इसकी तरफ अनइक्वल एक्सेस होता है या सबको जब एक्सेस नहीं मिल पाता है तो उस चीज को सोशल इनइक्वालिटी बोलते हैं. वो क्या लिखा है देखते हैं. When people have different levels of these capitals, inequality appears. अब अगर किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो वो अच्छा एजुकेशन लेगा, किसी के पास कम हो तो वो नहीं ले पाएगा. तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग लेवल ऑफ कैपिटल है और इसी से इनइक्वालिटी आती है. सेकेंडली, सम इनइक्वालिटी इज ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या कैपिटल ही सब कुछ है. कुछ इनइक्वालिटी जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी आती है, जैसे टैलेंट, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क. लेकिन मोस्ट सोशल इनइक्वालिटी जो होती है वो नेचुरल नहीं होती है. टैलेंट, इंटेलिजेंस और हार्डवर्क जो है वो एक छोटा सा पार्ट लेके करते हैं, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं होती है. ये पर्सनल एबिलिटी से नहीं आती है, ये सोसाइटी प्रोड्यूस करती है, बायोलॉजी नहीं करती.
अब ये जो इनइक्वालिटी का हमने सिस्टम पढ़ा है उसे सोशलॉजिस्ट बुलाते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब है कि लोग एक हायरार्की के ऊपर रैंक किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड कम्युनिटी। मतलब जो कास्ट सिस्टम में माना जाता है कि ब्राह्मण टॉप पे आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फॉलोड बाय वैश्य, शूद्र, द पंचमास। ये क्या है? इनने लोगों को एक हायरार्की में रैंक कर दिया है विच इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि ये यहीं रुक जाता है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन शेप करता है एक इंसान की आइडेंटिटी को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उन्हें दूसरे कैसे ट्रीट करते हैं और उनकी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस को। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोला जाता है। Okay, let's do a quick revision. 3 टाइप के कैपिटल होते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल। ये ओवरलैप करते हैं, एक को दूसरे कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। इनइक्वालिटी क्या होता है? अनइक्वल एक्सेस टू दीज 3 कैपिटल्स। ये नेचुरल नहीं होता है, इसे सोसाइटी ने बनाया होता है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लोगों को एक हायरार्की में रैंक कर दिया जाता है और ये हायरार्की एक इंसान की आइडेंटिटी और उसे जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो शेप करता है। Now, let's look at key features of social stratification. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हें आप एसओसी या फिर सॉक से याद रख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट इज सोसाइटी वाइड, सेकेंड पॉइंट इज ओवर जनरेशंस एंड थर्ड इज कल्चरल बिलीव्स। हम पहला देखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी बनाती है, ये नेचुरल पर्सनल डिफरेंसेस से नहीं आता। मतलब एक लड़की और लड़के में जो फर्क है वो सोसाइटी ने बनाया है, उनके पर्सनल टैलेंट जो है उस पे उसका बहुत डिपेंडेंस नहीं है। सेकेंडली, इट इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज अनइक्वली अमंग ग्रुप्स। सोसाइटी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां पर वो रिसोर्सेज जैसे कि पैसे, पावर, रिस्पेक्ट ग्रुप्स में अनइक्वल तरीके से बांट देती है। किसी को ज्यादा देती है, किसी को कम देती है। प्रिमिटिव सोसाइटीज या फिर हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज जो थी वो बहुत कम प्रोड्यूस करती थी, मतलब खाने जितना प्रोड्यूस करती थी। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ बेसिक या मिनिमल स्ट्रैटिफिकेशन या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। मतलब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती है जहां पर कम प्रोड्यूस होता है वहां पर कम से कम इनइक्वालिटी या भेदभाव देखने को मिलता है। अभी की सोसाइटीज या फिर एडवांस सोसाइटीज की तो हम सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारी बेसिक नीड से ज्यादा प्रोडक्शन होता है चीजों का, और ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस है ये अलग अलग ग्रुप्स में अनइक्वल तरीके से बांटा जाता है। इनइक्वालिटी हैपेंस इवन इफ पीपल हैव द सेम एबिलिटीज। हो सकता है एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट इंसान में सेम एबिलिटीज हो, लेकिन जो ये रिसोर्सेस हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करते हैं और दूसरे ग्रुप को नहीं करते। कई बार कास्ट के बेसिस पर लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो ये क्या हुआ? इनइक्वालिटी हुई डिस्पाइट लोगों के पास सेम एबिलिटी है। सेकेंडली, स्ट्रैटिफिकेशन कंटिन्यूज अक्रॉस जनरेशंस। सोशल पोजीशन इज ऑफन एस्क्राइब्ड गिवन बाय बर्थ नॉट अर्न्ड। मतलब हम हमारी कास्ट या कम्युनिटी जो है उसको पाने के लिए कुछ करते नहीं है, वो हमें बर्थ पे दे दी जाती है एक नेम टैग की तरह। चिल्ड्रन जो है वो ज्यादातर ऑक्यूपाई करते हैं सेम स्टेटस एज देयर पेरेंट्स। अब कास्ट सोसाइटी जो है उसमें आपका बर्थ डिसाइड कर देता है कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज की तरफ एक्सेस मिलेगा। फर्दर, इस कास्ट सोसाइटी में एंडोगैमी या फिर अपनी ही कास्ट में शादी करने की प्रैक्टिस जो है उसको फॉलो किया जाता है। इससे क्या हो रहा है? एस्क्राइब्ड इनइक्वालिटी स्ट्रेंथन हो रही है। कैसे? आपकी कास्ट ने डिसाइड कर लिया आपका कौन सा ऑक्यूपेशन होगा, मतलब पैसे कमाने पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी वही मिलेगी जो आपका कास्ट अलाउ करता है। और फर्दर आपको लगे कि नहीं मुझे इस कास्ट में नहीं रहना ताकि मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिले, तो आप आपकी कास्ट के बाहर शादी भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो रहा है? इस कास्ट सिस्टम से इनइक्वालिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। और एंडोगैमी जो है वो कास्ट मिक्स करना जो है मैरिज के थ्रू वो प्रिवेंट करता है। मतलब ब्राह्मण की ब्राह्मण से शादी होगी, वैश्य की वैश्य से, क्षत्रिय की क्षत्रिय से। इससे क्या हो रहा है कि कास्ट मिक्सिंग जो है वो नहीं हो रही है।
और इससे क्या हो रहा है कि जनरेशन्स की जनरेशन जो है वो कास्ट बाउंड्रीज को इंटैक्ट रख रही है। आपके परदादा की शादी अगर क्षत्रिय से हुई थी तो आपकी दादी की शादी भी क्षत्रिय से होगी, आपके पापा की शादी भी क्षत्रिय से होगी और आपकी भी शादी क्षत्रिय से होगी। तो कास्ट आइडेंटिटी और जो बाउंड्री है उसको फिक्स करके रखा गया है। थर्ड, स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय बिलीव्स एंड आइडियोलॉजी। ये जो इनइक्वालिटी है इसको बिलीव्स और आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं। एवरी सिस्टम सर्वाइव्स बिकॉज पीपल सी इट एज फेयर, नेचुरल और इनएविटेबल। अब कोई भी सिस्टम कब सरवाइव करेगा? जब लोग उसमें विश्वास रखेंगे, उसको फेयर समझेंगे, नेचुरल समझेंगे या फिर अनअवॉइडेबल समझेंगे। अब कास्ट सिस्टम जो है उसको जस्टिफाई किया जाता है प्योरिटी और पोल्यूशन से, कि कौन सा जो वर्ण है वो भगवान के सबसे ज्यादा करीब है और कौन सा वर्ण भगवान से सबसे दूर है। इसमें ब्राह्मण्स जो है उन्हें मोस्ट प्योर माना जाता है और हाईएस्ट स्टेटस दे दिया गया है, और दलित्स उन्हें मोस्ट इम्प्योर या फिर माना गया है और लोएस्ट स्टेटस दे दिया है। पर हर इंसान इस बिलीफ से अग्री नहीं करता है। जो लोग प्रिविलेज्ड है या फिर ब्राह्मण्स है वो सपोर्ट करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन को बहुत स्ट्रांगली। क्यों? क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और वही जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स है, जिन लोगों को दबाया जाता है या फिर जो लोग बॉटम में आते हैं, वो चैलेंज करते हैं इसको, क्योंकि ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लॉइटेशन, सारी गलत चीजें जो हो रही है वो उनके साथ हो रही है, तो वो इस सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जैसे कि अंबेडकर जी ने किया था एक पॉइंट पे। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो सोसाइटी बनाती है और वो इंडिविजुअल्स की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस इनइक्वालिटी में आप खुद पैदा होते हैं और ये पास की जाती है फैमिली से, और इसको एनफोर्स किया जाता है एंडोगैमी में या फिर अपनी कास्ट में शादी करने से। और फर्दर जो बिलीव्स होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं इसको, मतलब लोगों का मानना कि ये एक स्पेसिफिक जो सिस्टम है वो सही है। और प्योरिटी और पोल्यूशन का या फिर कौन ज्यादा साफ है, ये वाली आइडियोलॉजी जो है वो सपोर्ट करती है इस पूरे कास्ट सिस्टम के या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्लेम को। Now we will look at notions of social exclusion and discriminations. Okay, first thing to always remember, ये बात बहुत अच्छे से याद रख लो, that is social exclusion is not only economic. बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। एक्सक्लूजन कैन बी कॉज्ड बाय जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट और डिसेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, even a woman from a privileged background can face sexual harassment in public. मतलब if you are a female, अगर आप पब्लिक में जाते ही हैं तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट की रिस्क है ही, भले आप ब्राह्मण हो, आप बहुत रिच हो, इट डजंट मैटर। एज अ वुमेन इट्स योर कर्स, आप सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक में शायद फेस करो। दिस इज व्हाट exclusion, inequality. Second, a middle class professional belonging to a minority religion या फिर ethnic group may struggle to get a house in a middle class locality even in big cities. बड़े बड़े शहरों में भी रिलीजन के बेसिस पे या फिर एथनिक ग्रुप के बेसिस पे बहुत सारे लोगों को रेंट पे घर नहीं मिल पाता है। तो ये क्या है? एक्सक्लूजन है। एंड इट्स नॉट इकोनॉमिक, इट्स सोसाइटल, इट्स सिस्टमैटिक। Okay. Secondly, we grow up with ideas about our own and other groups. हम बड़े होते हैं एक आइडिया लेते हुए खुद के ग्रुप के बारे में भी और दूसरे ग्रुप्स के बारे में भी। हमारी कम्युनिटी हमें सिखाती है कि हमारी कास्ट, क्लास और जेंडर क्या है और दूसरों की कास्ट, क्लास और जेंडर क्या है। और ये आइडिया शेप करते हैं कि हम लोगों को कैसे देखते हैं, और कई बार ये एक बायस्ड ओपिनियन भी क्रिएट करता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो अगर आप एक 6 साल के बच्चे से, किंडरगार्टनर से पूछोगे कि एक लड़का और लड़की में फर्क क्या होता है, तो हो सकता है वो बोलेगा कि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं फॉर एग्जांपल, बट इट विल ऑलवेज बी समथिंग वेरी इनोसेंट। बहुत सटल डिफरेंस होगा, वो पॉज करेगा, वो कंफ्यूज होगा, उसे फर्क नहीं समझेगा। वहीं अगर आप एक 16 साल के बच्चे से पूछो कि लड़का और लड़की में क्या फर्क होता है, तो शायद वो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पूरा डिफ्रेंशिएट कर दे कि लड़के में क्या फर्क है और लड़की में क्या फर्क है। इससे क्या समझ आ रहा है कि जेंडर के अंदर भी डिफरेंस कौन बताता है? हमारा सोसाइटी बताता है, ग्रुप बताता है। So we grow up with ideas about our own and other groups, and we learn it from our communities.
Now we will understand the meaning of prejudice. Prejudice means prejudgment, मतलब किसी भी चीज को पहले से ही जज कर लेना. It refers to opinions formed before knowing the facts. इसका मतलब ये है कि हम बिना सारे facts जाने, सच जाने, पहले ही एक मन में opinion बना लेते हैं किसी भी इंसान के तरफ या फिर ग्रुप की तरफ. Let's look at the characteristics. Firstly, it's based on rumors or hearsay, not evidence. मतलब ये इसमें सुनी सुनाई बातें या फिर अफवाहें जो होती है उसके बेसिस पर हम प्रेजुडिस बनाते हैं. हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है या एविडेंस नहीं होता है. सेकेंडली, फॉर्म्ड विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस. इंसान का खुद का कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता है कि XYZ ग्रुप ऐसा है, पर वो ओपिनियन बना लेता है. क्यों? क्योंकि किसी ने बताया, किसी ने कोई अफवाह फैला दी, तो सुनने में क्या आया कि इस स्पेसिफिक ग्रुप के लोग या फिर ये स्पेसिफिक इंसान खराब है. ये हो गया प्रेजुडिस. सो फॉर्म्ड विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस. थर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इवन आफ्टर सीइंग न्यू इन्फॉर्मेशन. अब जब नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है कि नहीं ये इंसान या फिर एक ग्रुप इतना भी बुरा नहीं है, तो भी हमारा जो मन है, हमारा जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं होता या फिर बहुत मुश्किल से चेंज होता है उस स्पेसिफिक ग्रुप या इंसान की तरफ. फोर्थ इज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. प्रेजुडिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं. थिंकिंग अ सर्टेन कास्ट इज बैड और इंफीरियर विदाउट एविडेंस. मतलब बिना किसी भी प्रूफ के ये सोचना कि कोई कास्ट का इंसान जो है वो निचला है या फिर कम है हमसे, ये हो गया नेगेटिव प्रेजुडिस. पॉजिटिव प्रेजुडिस होता है अपने कास्ट ग्रुप को सुपीरियर मानना विदाउट एनी प्रूफ. बिना किसी सबूत के ये मान लेना कि आप जिस कास्ट के हैं, आप जिस कम्युनिटी के हैं, वही सबसे सुपीरियर है. ये हो गया पॉजिटिव प्रेजुडिस. Let's look at the link between prejudice and stereotypes. Firstly, prejudice are usually based on stereotypes. Prejudice ज़्यादातर stereotypes पर based होते हैं. लोग पहले से ही बनी हुई इमेज के बेसिस पर जजमेंट बना लेते हैं. स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और इनफ्लेक्सिबल इमेज ऑफ अ ग्रुप होते हैं. स्टीरियोटाइप मतलब किसी भी ग्रुप के बारे में एक फिक्स्ड रिजिड इमेज बना लेना जो बदलती नहीं है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल, लड़के रोते नहीं है या फिर साउथ इंडियन सबके सब मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं. ये दोनों स्टीरियोटाइप्स है और इन पर बेस्ड ओपिनियन बना लेना जो होता है वो प्रेजुडिस कहलाता है. लेट्स लुक एट कॉमन टारगेट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, एथनिक ग्रुप्स, रेशियल ग्रुप्स एंड वुमेन. इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बहुत लोग बोलते हैं कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स. अब ये एक स्टीरियोटाइप है क्योंकि 51% ऑफ वुमेन की पॉपुलेशन में सब कैसे बैड ड्राइवर्स हो सकती है, राइट? तो ये हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एक ग्रुप के साथ अटैच कर दिया, भले ही एक इंसान जो है उस ग्रुप का वो कितना भी अलग हो. नाउ अगर इंडिया में बात करें तो कॉलोनियल टाइम के टाइम बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बने भी थे और उन्हें स्ट्रेंथन भी किया गया था. फॉर एग्जाम्पल, सम कम्युनिटीज वर लेबल्ड एज मार्शल रेसेस. कुछ कम्युनिटीज को मार्शल रेस बोला या फिर बहुत ज्यादा ब्रेव बोला, जो लोग नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छे फाइटर्स या फिर ब्रेव हुआ करते थे उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के. नेक्स्ट, कुछ कम्युनिटीज को हमने कॉवर्डली या डरपोक का नाम दे दिया बिना किसी रियल प्रूफ के. कुछ लोगों को अनट्रस्टवर्दी बोला कि इस एक्स कास्ट के लोग या फिर इस एक्स कम्युनिटी के लोगों पर आप विश्वास ही नहीं कर सकते. पर ये सब फिक्शन है, ये सब एक झूठ है. ये दिखाता है कि कुछ एंटायर ग्रुप्स जो हैं वो लेजी या कनिंग है. ये चीज कैसे सही हो सकती है? आप पूरे के पूरे ग्रुप को ऐसा थोड़ी बोल सकते कि सब आलसी हैं. मैं ऐसा थोड़ी बोल सकती बैठ के कि इंदौर में जितने भी लोग रह रहे हैं सब आलसी हैं या फिर सब चालाक है. तो गलत हो गया ना. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टीरियोटाइप इज. Now let's understand why stereotypes are wrongs. Now, individuals may sometimes be lazy, brave, hardworking or cowardly, but not all the time. हर इंसान कभी कभी लेजी हो सकता है, कभी ब्रेव, कभी हार्ड वर्किंग, कभी डरपोक, लेकिन ये क्वालिटीज परमानेंट नहीं होती है और सब पर इक्वली अप्लाई नहीं होती है. स्टीरियोटाइप्स क्या करता है, फिक्स कर देता है एंटायर ग्रुप्स इनटू वन सिंगल कैटेगरी. स्टीरियोटाइप पूरी कम्युनिटी को एक ही कैटेगरी में डाल देता है, जैसे सब लोग एक जैसे हो.
वो इग्नोर करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये लोगों के बीच का जो नेचुरल इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि हर इंसान यूनिक होता है, पर स्टीरियोटाइप्स उस यूनिकनेस को कंसिडर ही नहीं करता। दे इग्नोर चेंजेस अक्रॉस टाइम और कॉन्टेक्स्ट। स्टीरियोटाइप्स ये भी नहीं देखते कि इंसान सिचुएशन बदलने पर भी बहुत अलग रिएक्ट करता है, जैसे वक्त, जगह, एक्सपीरियंस सब पर्सनालिटी को ओवर टाइम चेंज कर देते हैं। And finally, they treat all members as if they are the same. स्टीरियोटाइप से अज्यूम कर लेते हैं कि एक ग्रुप के सारे मेंबर्स एक जैसे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, बिकॉज ऑल ऑफ अस इज वेरी डिफरेंट। We will understand what discrimination is. Discrimination is a behavior that treats one group unfairly. Discrimination मतलब किसी एक ग्रुप के साथ अन्याय करना या उन्हें अनफेयरली ट्रीट करना। ये एक्शन होता है, सिर्फ ओपिनियन नहीं होता। ये सिर्फ सोचा नहीं जाता है, बल्कि एक्चुअल एक्शन से किसी ग्रुप के इंसान को या ग्रुप को हर्ट किया जाता है। Secondly, forms of discrimination, denying someone a job due to gender, religion, caste, etc. आज भी कई बार ऐसा होता है कि जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे लोगों को जॉब देने से मना कर दिया जाता है। सेकेंडली, ब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन ग्रुप्स व्हाइल अलाउइंग अदर्स। कुछ ग्रुप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उन्हें रोक दिया जाता है, वही दूसरों को वो अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिल जाती है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड, why discrimination is difficult to prove. Firstly, it is often hidden, not openly stated. ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन को छुपाया हुआ होता है, ओपनली कोई भी नहीं बोलता कि हम कास्ट के बेसिस पर मना कर रहे हैं। फर्दर, people justify discriminatory behavior with reasonable excuses. लोग अपने unfair behavior को normal या reasonable excuses से justify कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि इंसान को कास्ट के बेसिस पे जॉब रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन उन्हें बोला जाएगा कि वो लेस क्वालिफाइड थे और सिलेक्शन जो था वो प्योरली मेरिट के बेसिस पर था। पर ये एक्सक्यूज है, ये सच नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन को हाइड करने का बस एक तरीका है। Now we will do a quick revision of what we have done so far. Firstly, exclusion जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, ये जेंडर, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, एथनिसिटी और डिसेबिलिटी के बेसिस पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिच वुमेन जो है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक में फेस कर सकती है डिस्पाइट बीइंग रिच, और एक माइनॉरिटी वर्किंग प्रोफेशनल जो शायद बहुत अच्छे पैसे कमाता हो, उसे भी हाउसिंग जो है वो डिनाई कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप या माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। हम अपनी जो कम्युनिटीज से हैं उनसे अपना एक बायस सीखते हैं, दूसरे ग्रुप्स के बारे में भी और अपने ग्रुप्स के बारे में भी। वी लर्न बायसेस अबाउट आवर ओन एंड अदर ग्रुप्स फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी। प्रेजुडिस मतलब जजमेंट होता है, जो कि ओपिनियन बनाना होता है किसी भी ग्रुप की तरफ विदाउट एनी प्रूफ या फिर एविडेंस। प्रेजुडिस जो है वो अफवाहों के बेसिस पर बनाया जाता है, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। फर्दर, स्टीरियोटाइप्स फिक्स्ड इनफ्लेक्सिबल लेबल होता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को दे दिया जाता है। कॉलोनियल इंडिया में कुछ ग्रुप्स को बहुत ज्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग का लेबल दे दिया था, कुछ लोगों को कावर्डली या फिर डरपोक या फिर आलसी या फिर चालाक होने का भी लेबल दे दिया गया था। स्टीरियोटाइप्स जो है वो इग्नोर करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और समय के साथ, टाइम के साथ एक इंसान कैसे अलग रिएक्ट कर सकता है इस चीज को भी अकाउंट में नहीं लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अनफेयर बिहेवियर या फिर एक्शन अगेंस्ट समवन, उनकी ग्रुप आइडेंटिटी को लेके किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना जस्ट बिकॉज वो किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हिडन होता है बहुत सारे एक्सक्यूजेस के पीछे, जैसे कि मेरिट या फिर क्वालिफिकेशंस। Now let's look at the definition of social exclusion. Now, what is social exclusion? Social exclusion means individuals or groups become cut off from full participation in the society. मतलब कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप जो है उनको फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है या एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दे कैन नॉट एक्सेस द अपॉर्चुनिटीज दैट मोस्ट पीपल इन सोसाइटी हैव। ज्यादातर ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो शायद मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी के पास हो, वो उन्हें एक्सेस नहीं करने देते। जैसे कि पुराने टाइम में जो लोअर कास्ट लोग थे उन्हें पानी नहीं निकालने देते थे वेल में से। ये क्या है? एक्सक्लूजन है। उन्हें एक्सक्लूड करा जा रहा है एक ऐसी चीज से जो शायद ज्यादातर लोगों के पास है।
फर्दर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक डिग्निटी के साथ रहने के लिए हमें सिर्फ खाना, रोटी, मकान और क्लोथिंग ये सब नहीं चाहिए होता। हमें एक्सेस टू एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, बैंकिंग और पुलिस और जुडिशरी मतलब लीगल प्रोटेक्शन, ऐसी चीजों की भी जरूरत होती है, राइट? और जब ये बेसिक चीजें ही डिनाई कर दी जाती है, जो हक की चीजें हैं इन्हें डिनाई कर दिया जाता है, तब सोशल एक्सक्लूजन होता है। Social exclusion is not random or accidental, it's systematic. इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल फेलियर मतलब एक इंसान की खुद की गलती या फिर रैंडमनेस के बेसिस पर नहीं होता है। ये रिजल्ट होता है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सोसाइटी का। मतलब इस एक्सक्लूजन को कहीं ना कहीं सोसाइटी ही सपोर्ट करती है और बनाती है। रूल्स, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो सर्टेन ग्रुप्स को बाहर रखती है। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम वुमेन जो है उनका टेम्पल में एंट्री ना होना, ये क्या है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है। क्या कर रही है? वुमेन को एक्सक्लूड कर रही है। सो दिस इज व्हाट सोशल एक्सक्लूजन इज। लेट्स लुक एट अ क्विक रिविजन। एक्सक्लूजन मतलब फुल पार्टिसिपेशन से किसी को कट ऑफ कर देना। नीड्स होती है फूड्स, क्लोथ्स, शेल्टर्स, बट उसके अलावा हमें एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और लीगल सर्विसेज जैसी चीजों का भी हक है। फर्दर ये एक्सीडेंटल नहीं होती है, ये सिस्टमैटिक होती है, स्ट्रक्चरल होती है। सोसाइटी इसको इंश्योर करती है कि एक तरीके से चले, एक पैटर्न से चले। लेट्स अंडरस्टैंड कि सोशल एक्सक्लूजन इंडिया में कैसे होता है। Okay, let's look at a general overview. अब India has always had a long-standing practice of social discrimination और exclusion. हमारे यहाँ social discrimination और exclusion बहुत सालों से होता जा रहा है। भले ही वो जाति प्रथा हो, हम women को कैसे treat करते हो, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। और in fact जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो अपर कास्ट प्रिविलेज्ड इंडियंस जो थे उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया था कि व्हाइट स्किन ब्राउन स्किन से सुपीरियर है। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सेकेंडली, जो ग्रुप्स कॉमनली एक्सक्लूड होते हैं इवन टुडे आर दलित्स, ऑप्रेस्ड कास्ट, women and आदिवासीज या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज। But exposure to democracy and justice along with humiliation of colonial rule led many Indians to start and join social reform movements. अब क्योंकि धीरे धीरे हम पढ़ने लगे थे डेमोक्रेसी और जस्टिस के बारे में जो 18th सेंचुरी यूरोप में था, पर और ब्रिटिशर्स हमें किस तरीके से शर्मिंदा करते थे, मिसट्रीट करते थे, ये सब चीजें देख के बहुत सारे इंडियंस जो है उन्हें मन करा स्टार्ट करने का और ज्वाइन करने का एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, या फिर उन्हें एक बदलाव की इच्छा मन में आई। एट 6 मेजर ग्रुप्स जो कि सफर करते हैं सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन से इंडिया में। सबसे पहले वी हैव दलित्स या फिर एक्स अनटचेबल कास्ट, जिन्हें हिस्टोरिकली हमेशा ऑप्रेस और एक्सक्लूड किया गया है और आज भी बहुत सारे थर्ड टियर एरियाज पे ये होता है। सेकेंडली वी हैव आदिवासीज और ट्राइबल कम्युनिटीज, जिनकी नीड्स को हमेशा मार्जिनलाइज किया गया या फिर इनके स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज नहीं किया गया और इन्हें इन्हीं के ही लैंड से डेवलपमेंट के लिए डिस्प्लेस किया, पहले ब्रिटिशर्स ने और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम। नेक्स्ट वी हैव वुमेन जो कि सब्जेक्ट है टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टेंटली हम आज भी देखते हैं। फोर्थ वी हैव डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो कि एक्सक्लूड किए जाते हैं स्टिग्मा या रूढ़ियों के बेसिस पर या फिर उनकी डिसेबिलिटी को लेकर। एंड फाइनली वी हैव ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इंडिविजुअल्स जो ट्रांजिशन कर लेते हैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को, समटाइम्स सर्जरी से या बाय पर्सनल और सोशल चॉइस। उनका बायोलॉजिकल बर्थ का जेंडर असाइंड कुछ और होता है और वो ओवर टाइम उसे चेंज कर लेते हैं। So yeah, that's it. Finally, we have the third gender. These are people who are neither male nor female. वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। उनकी आइडेंटिटी बेस्ड होती है उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, या एक ग्रुप उन्हें क्या रिकग्निशन दे देता है। उन्हें आज इंडिया में लीगल रिकग्निशन मिलता है। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी बेबी का बर्थ का जो सेक्स हो वो मेल हो, लेकिन उनकी जेंडर आइडेंटिटी मेल ना हो। वो अपने आप को मेल फीमेल के बीच या फिर बिल्कुल अलग या फिर थर्ड जेंडर से आइडेंटिफाई के रूप में समझ सकते हैं। इसमें कुछ लोग इंटरसेक्स होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो मेल या फीमेल का जो टिपिकल पैटर्न होता है उसको फॉलो नहीं करती है।
So yeah, that is I think what third gender is. And finally, let's look at historical protests. First, the laws alone are not enough. Historical protests against caste, gender, religious discrimination have played a major role in enabling social legislation and long-term social change. अब कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोटेस्ट करे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने, इंडिविजुअल्स ने, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस, इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर, और इस वजह से कहीं ना कहीं अलग अलग लॉज बने और लॉन्ग टर्म सोशल चेंज की चीजें आई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉज अलोन सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। हमेशा अवेयरनेस और सेंसिटिविटी होनी चाहिए इन टॉपिक्स को लेके, ताकि एक्सक्लूजन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, हम अवेयर नहीं करेंगे, सोशल एक्सक्लूजन परसिस्ट करेगा। क्विकली समराइज, इंडिया में बहुत डीप रूटेड एक्सक्लूजन है कास्ट, जेंडर और ट्राइब्स की तरफ। ब्रिटिश रूल जो है वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है इंडियंस के अगेंस्ट। रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो रोज करते हैं, किससे? जस्टिस के आइडिया से, और कहीं ना कहीं हमने जो ह्यूमिलिएशन फेस किया है, जो डिसरिस्पेक्ट फेस करी है, उससे। 6 एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं: दलित, आदिवासी, वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड, ट्रांसजेंडर एंड थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर जो है उन्हें लीगल रिकग्निशन मिलता है इंडिया में। लॉज हेल्प तो करते हैं, लेकिन सोशल एटीट्यूड्स जो हैं उन्हें चेंज करने के लिए कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट्स, अवेयरनेस और एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। Now let's look at systems justifying and perpetuating inequality. Let's look at the caste system as a discriminatory system. Caste system is a distinct Indian institution that legitimizes and enforces discrimination based on birth. मतलब कि caste system एक unique इंडियन इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है, जो लेजिटिमाइज करता है या लीगलाइज करता है और एनफोर्स करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब आपके पैदा होने की कास्ट के बेसिस के ऊपर भेदभाव करना कहीं ना कहीं इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है बाय द सोसाइटी। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग या शर्मिंदा करने वाला होता है। एक्सक्लूजनरी मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूडेड या नॉट इन्वॉल्व फील कराने वाला होता है, और एक्सप्लॉयटेटिव या प्रताड़ित करने वाला होता है। नाउ लेट्स लुक एट हाउ द कास्ट सिस्टम वर्क्स। कास्ट सिस्टम हिस्टोरिकली लिंक्ड था स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के ऊपर। हर कास्ट की एक स्पेसिफिक फिक्स्ड प्लेस थी सोशल हायरार्की में। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स का हाईएस्ट रिचुअल स्टेटस था और अथॉरिटी थी रिलीजियस मैटर्स पे, बट दे वर नॉट अलाउड टू गैदर वेल्थ एंड वर सबऑर्डिनेट्स टू क्षत्रिय रूलर्स इन सेक्युलर पावर। मतलब कि भगवान के सबसे करीब बोला जाए या सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसी की रिलीजियस या धार्मिक बातों के ऊपर हो तो दे वर द ब्राह्मण्स। लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने का हक नहीं रखते थे, और क्षत्रिय रूलर्स जो थे उनकी मदद करते थे रूल करने में, मतलब उनके सबऑर्डिनेट थे, उनके एम्प्लॉय थे एज गुड एज। पर किंग्स और क्षत्रियस जो थे उनके पास हाईएस्ट सेक्युलर पावर थी, मतलब स्टेट को कंट्रोल करने की पावर थी। लेकिन रिचुअल मैटर्स में उन्हें हमेशा ब्राह्मण्स की बात माननी पड़ती थी। एंड कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हिस्टोरिकली बात करें तो कास्ट की रैंक और इकोनॉमिक पोजीशन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन या फिर लिंक रही है। जो भी कास्ट हाई रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगी और ओन करेगी, और जो लो कास्ट रहेगी उनके पास काफी कम पैसा रहेगा और वो कम पैसा अर्न कर पाएंगे। लेकिन 19th सेंचुरी से कास्ट और ऑक्यूपेशन की जो लिंक है वो लेस रिजिड, या कह सकते हैं थोड़ी सी ओपन हो जाती है। ऑक्यूपेशनल चेंज जो है वो आज के टाइम में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसी जाति के हो तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एवरी ऑक्यूपेशन इज ओपन टू एवरीवन, बट और एवरी कास्ट टुडे हैज बोथ रिच एंड पुअर मेंबर्स। अब बात करें, पहले जैसा नहीं रहा है कि क्षत्रिय सारे अमीर रहेंगे और शूद्र सारे गरीब रहेंगे। आजकल ऐसा नहीं रहा है, हर कास्ट में रिच लोग भी रहते हैं और पुअर लोग भी रहते हैं। ओके, हाउएवर कास्ट इनइक्वालिटीज जो है वो आज भी परसिस्ट करती है या फिर एग्जिस्ट करती है। कैसे?
देखिए, एट द मैक्रो लेवल द कास्ट क्लास कोरिलेशन रिमेन्स रिमार्केबली स्टेबल। बड़े लेवल पर कास्ट और क्लास का कनेक्शन आज भी काफी स्टेबल है, मतलब कास्ट किस क्लास में आएगी ये पैटर्न ज्यादा बदला नहीं है। जो अपर कास्ट होती है वो आज भी कहीं ना कहीं रिच क्लास में आती है, और जो लोअर कास्ट होती है वो कहीं ना कहीं पुअर क्लास में आती है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन कास्ट ऑफ सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस आर वीकर टुडे। अगर आज के टाइम पर बात करें तो दो कास्ट का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अगर ऑलमोस्ट सेम हो तो उनके बीच का फर्क पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा। अब ये कैसे? देखिए, इमेजिन करिए एक ओबीसी इंसान और एक अपर कास्ट इंसान, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और दोनों ही बड़ी सिटीज में रहते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल और उनका प्रोफेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस डिसाइड करती है, और कास्ट जो है उसका इतना रेलेवेंस यहाँ नहीं बच रहा है। पुराने टाइम पे क्या होता कि भले ही दोनों की लाइफस्टाइल एकदम सेम होती तो भी उनका कास्ट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता। बट distinctions between major socio-economic groupings continue strongly। लेकिन बात करें बड़े बड़े सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स की, जैसे रिच वर्सेस पुअर, प्रिविलेज वर्सेस डिसएडवांटेज, जिनके बीच कास्ट का डिफरेंस अभी भी क्लियर दिखता है। हाई स्टेटस एंड एफ्लुएंट ग्रुप्स आर स्टिल ओवरवेलमिंगली अपर कास्ट। जो लोग रिच, पावरफुल या हाई स्टेटस कैटेगरी में आते हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट होते हैं। ये पैटर्न अभी भी स्ट्रांगली प्रेजेंट है। डिसएडवांटेज्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स आर स्टिल लार्जली लोअर कास्ट। जो लोग इकोनॉमिकली वीक या डिसएडवांटेज ग्रुप्स में हैं उनमें मेजॉरिटी लोअर कास्ट कम्युनिटीज की ही है। द proportion of poverty versus affluence varies sharply across caste groups। पॉवर्टी और वेल्थ का रेशो कास्ट ग्रुप्स के बीच बहुत शार्पली वैरी करता है, मतलब कुछ कास्ट में पॉवर्टी ज्यादा मिलेगी और कुछ कास्ट में अमीरी या फिर एफ्लुएंस ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कास्ट इनइक्वालिटीज आज भी परसिस्ट करती है। अगर बात करें ओवरऑल तो सोशल मूवमेंट्स, रिफॉर्म्स और चेंजेस इन प्रोडक्शन के बावजूद और स्टेट एफर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बावजूद भी कास्ट जो है वो हमारे लाइफ चांसेस जो है इंडिया में डिटरमाइन करती है। आप कहाँ पैदा हुए हैं, कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं, आपका पूरा फ्यूचर आज भी इंडिया में डिसाइड होता है इसके बेसिस पे। ओके, अब समझते हैं रेस एंड कास्ट अ क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक बॉक्स में है, सो या लेट्स लुक इनटू इट। अब जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वैसे साउथ अफ्रीका में रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की या रैंकिंग बना देता है। अब साउथ अफ्रीका की जो व्हाइट माइनॉरिटी थी वो कंट्रोल करती थी ज्यादातर पावर और वेल्थ को। यहाँ पे आयरनी ये है कि व्हाइट माइनॉरिटी मतलब ये लोग पॉपुलेशन में कम थे, लेकिन ये ज्यादातर पावर और वेल्थ को कंट्रोल करते थे। नाउ लेट्स सी अपार्थाइड चालू कैसे होता है। डच ट्रेडर्स जो हैं वो सेटल होते हैं 1600s के आसपास, और उनके जो डिसेंडेंट्स या पूर्वज है उन्हें पुश कर दिया जाता है इनलैंड के अंदर ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के थ्रू। ये अपनी पॉलिटिकल पावर रखते हैं अपार्थाइड या फिर रेसेस के सेपरेशन से, मतलब यूरोपियन वर्सेस अफ्रीकन, ब्लैक वर्सेस व्हाइट। अपार्थाइड को वो एक लॉ बना देते हैं 1948 में और डिनाई करते हैं ब्लैक मेजॉरिटी को सिटीजनशिप, लैंड ओनरशिप और पॉलिटिकल राइट्स। उनके ही देश में आके उन्हें सिटीजनशिप डिनाई कर देते हैं, लैंड उनका छीन के उन्हें लैंड ओनरशिप नहीं देते और उनसे उनके सारे हक छीन लिए जाते हैं। हर किसी को रेस के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया जाता है, ब्लैक, व्हाइट और मिक्स्ड मैरिजेस जो है उन्हें बैन कर दिया जाता है। मतलब कि एक ब्लैक इंसान व्हाइट इंसान से शादी नहीं कर सकता और एक व्हाइट इंसान ब्लैक से। ब्लैक्स बिकेम अ रेशियल कास्ट forced into low paid jobs and earned 1/4 of the white wages। ये एक रेशियल कास्ट बन जाती है और इन्हें जबरदस्ती कम पैसे मिलने वाले जॉब्स करने पड़ते हैं, और जिस सेम काम के वाइट्स 100 रुपीज कमाते फॉर एग्जाम्पल, उसका उन्हें सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज मिलता है। नेक्स्ट वी हैव बंतुस्तान्स और द होमलैंड्स। अब मिलियंस ऑफ ब्लैक्स जो थे उन्हें बंतुस्तान्स में फोर्स कर दिया गया था। ये ऐसे एरियाज थे ना जॉब्स थी ना इंडस्ट्रीज थी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। दीज होमलैंड्स वर ओनली 14% ऑफ द कंट्री, और ब्लैक्स जो थे वो 80% ऑफ द पॉपुलेशन थे। मतलब इतने से एरिया में इतने सारे लोगों को डाल दिया जहाँ पे ना जॉब्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना इंडस्ट्री है। ये एक सीवियर स्टारवेशन और पॉवर्टी, भूखमारी और गरीबी की कंडीशन ले आता है,
जबकि कंट्री के पास रिच रिसोर्सेस थे। तो क्या हो रहा है, रिच रिसोर्सेस को लेके व्हाइट्स जीवन में मजे कर रहे हैं और ब्लैक्स उन्हीं के देश से एक्सक्लूडेड है और गरीबी और भुखमारी से मर रहे हैं। Next, let's look at how this white power was maintained. Whites defended their privileges by treating blacks as inferior and using strong military repression. उन्होंने अपने privileges को defend किया ये बोल के कि blacks जो हैं वो निचले हैं, वो हमसे छोटे हैं, और use करी strong military repression और गन पावर ताकि ब्लैक्स जो है वो झुके रहे। ब्लैक प्रोटेस्टर्स को जेल किया, टॉर्चर किया और कई बार किल भी कर दिया। अब इतनी एट्रोसिटीज के बावजूद भी ब्लैक स्ट्रगल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड नेल्सन मंडेला एंड फाइनली फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1994। मतलब उन्होंने व्हाइट्स के खिलाफ आवाज उठाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला के अंडर और फाइनली अपनी गवर्नमेंट बना ली 1994 में। इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, लेकिन इकोनॉमिक पावर जो है वो आज भी व्हाइट हैंड्स में ही है और ब्लैक मेजॉरिटी को एम्पावर करना जो है आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है साउथ अफ्रीका के लिए। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड आई रियली बिलीव कि रिटेंशन सिर्फ 40-45 मिनट्स तक ही रहता है, तो प्लीज रेफर टू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर वंस यू फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।